हेलो मित्रों, AKVR 555 क्लासेस में आपका स्वागत है। मैथ्स में 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किया है और विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स को हम सबसे पहले शामिल किए हैं, जिसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये पहला चैप्टर है हमारा। इसमें NCERT के अलावा प्रत्येक वर्ष जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जैसे विद्या क्वेश्चन बैंक और भी बहुत सारी राजीव की आती हैं, तो जो क्वेश्चन बैंक सीरीज होते हैं उनको भी हम दृष्टिकोण में रखते हुए हम ये नोट्स तैयार किए। बहुत मेहनत लगी है इस नोट्स को तैयार करने में। आप इसको ध्यान से सहजता से पढ़िएगा, निश्चित रूप से आप टोटल 90+% अंक हासिल करेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो देखते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एक एक करके बहुत धैर्य से पढ़िएगा, चुटकियों में फिजिक्स आपको समझ में आएगी। हम ये दावा करते हैं कि अगर आप इस क्लास को पढ़ते हैं तो आप किसी और को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ठीक है, हम ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में आप पहला प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी PDF भी मौजूद रहेगी, तो आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुओं को देख पाते हैं। तो आपतित होना, परावर्तित होना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, ये ठीक है। अब ये लड़का यहाँ पे आराम से ये खड़ा हुआ है, अब इस वस्तु को देखना चाहता है। तो जैसे मान लीजिए सूर्य है ये, तो सूर्य की प्रकाश जब वस्तु पर आई तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। ध्यान से समझिएगा, आपतित किरण। तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब जब यहाँ टकराने के बाद उसकी आंखों में पहुंचेगा तभी ये वस्तु दिखाई देगी, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो जब प्रकाश किसी भी वस्तु पे पड़ती है तो आपतित होती है, तो परावर्तन होने के पश्चात जब हमारे आंखों में पहुंचती है तो हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसका अनुभव कर लिया जाता है, ठीक है, और हमें वस्तु दिखाई पड़ने लगती है। वही यहाँ पे कहा गया, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है तो परावर्तित हो करके वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं देख पाते हैं। ठीक है, तो आपको प्रकाश समझ में आया होगा। उसके बाद ये सब थोड़ा सा बेसिक जानकारी है, जो महत्वपूर्ण जहाँ से होगा हम निश्चित रूप से बताते चले जाएंगे, आप उसको अध्ययन जरूर करिएगा। प्रकाश के स्रोत। अच्छा, प्रकाश आता कहाँ से है? तो प्रकाश के कई स्रोत हैं, जिसे कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत, और क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो हमें जैसे कोई चीज़ देखना है तो एक दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, जैसे कि देखो, पहले वस्तुओं के बारे में समझ लीजिए, समझते हुए चलना, ठीक है। जैसे दीप्त वस्तु, एक होता है अदीप्त वस्तु। अदीप्त होता क्या है? जैसे दीप्त मतलब जलने वाली, जैसे जलने वाली चीज़, जैसे बल्ब है। अब ये बताइए, क्या बल्ब को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता है? नहीं, बल्ब स्वतः प्रकाश देता है, ठीक है, इसलिए उसको देखने के लिए आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य को हम देख रहे होते हैं, तो क्या सूर्य को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, हमको दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए टेबल है, घर में रखी हुई टेबल है, अगर रात को देखेंगे, रात में टेबल आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो अदीप्त वस्तुएं यानी जो स्वयं नहीं जलती हैं, जिनमें स्वयं की चमक या जलती नहीं ऊर्जा नहीं होती है, वो किनकी सहायता से देखी जाती हैं? जो प्रकाश दे रहे हैं उनकी सहायता से। जैसे मोमबत्ती हुई, अब कैंडल हुई, कैंडल को देखने के लिए हमें अलग से प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वतः जलती है। तो उसी प्रकार, लेकिन इसकी सहायता से जो अदीप्त वस्तुएं, जो न जलने वाली है, वो दिखाई पड़ती है। तो दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु हो गया। इसी तरह दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया, जैसे क्या? सूर्य हो गया, आपका बल्ब हो गया, ठीक है, मोमबत्ती हो गई, लालटेन हो गई। तो ये सब क्या है? आपकी दीप्त प्रकाश स्रोत है, ठीक है। एक अदीप्त प्रकाश स्रोत, जैसे मान लो चांद, आप देखेंगे, मून को देखेंगे, मून रात में हमें मून के थ्रू, चंद्रमा के तहत हमको बहुत सारी चीज़ दिखाई पड़ती हैं। चांद के स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है, ठीक है। चांद एक ऐसा स्रोत है प्रकाश का जो अदीप्त है। सूर्य से चांद में पड़ता है, चांद से पृथ्वी पर हमें कुछ चीज़ें देखने में मदद करता है, भले ही धूमिल दिखाई देती है लेकिन देखने में मदद करती है, इसलिए इसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो वैसे तो इसके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हम महत्वपूर्ण विषयों में समझेंगे। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसीलिए हमारी छांव बनती है, ठीक है, हमारी क्या? प्रतिबिंब बनता है। अगर प्रकाश घूम कर चल रहा होता तो प्रकाश आता और हमारी खिड़की से घर के अंदर भी धूप कर देता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्रकाश सीधा चलता है, ठीक है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, मगर इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, आपको पता ही है।
प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। कैसे? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता प्रकाश के चलने में नहीं होती, अर्थात ऐसा नहीं कि प्रकाश ठोस में ही चलेगा, ऐसा नहीं प्रकाश गैसों में ही चलेगा, ऐसा नहीं प्रकाश द्रव में चलेगा जैसे बिजली चलती है। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो अंतरिक्ष में भी चला जाता है, चलता है। ठीक है, निर्वात में भी चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इस तरह प्रकाश के गुण हो गए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझिएगा। अब चलते हैं उसके आगे, हम पेज पलटते हैं। अब यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो माध्यम क्या होता है? जैसे प्रकाश इधर से आया, इसमें गुजरते हुए इधर चला गया, तो ये उसका क्या बनेगा? माध्यम बनेगा। जैसे देखो, जिन माध्यमों से आसानी से अधिकांश प्रकाश गुजर जाता है उसे क्या कह लेते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु से प्रकाश लगभग पूरी तरह से गुजर जाता है, कांच हुआ। ठीक है, एक पारभाषक माध्यम होता है। पारभाषक माध्यम का मतलब क्या हुआ? केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है, उसे क्या कहेंगे? पारभाषिक माध्यम कहते हैं। जैसे कागज, गंदा जल हुआ, गंदा पानी हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? पारभाषक माध्यम हो गया। अच्छा, अपारदर्शक माध्यम क्या होता है? तो जब ऐसा भाग जहाँ पे कोई भी प्रकाश नहीं गुजर पाता उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शक माध्यम। जैसे लकड़ी, लोहा, इनसे प्रकाश कहाँ गुजरता है? इस पार से उस पार जाएगा नहीं। तो हमको यहाँ पे इसी को पढ़ना है, पारदर्शक माध्यम। ठीक है, जिन माध्यमों से आसानी से प्रकाश इस पार से उस पार चला जाए तो उसे क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम कहते हैं, तो पारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं प्रकाश किरण। अब प्रकाश किरण देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है प्रकाश की किरणें किस प्रकार की? एक अभिसारी होती हैं, एक अपसारी होती हैं और एक समांतर प्रकाश होते हैं। तो देखो, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होती है? देखिए, जैसे मान लीजिए इधर से ढेर सारी किरणें आ रही, इसी पॉइंट पे आकर टकरा रही, ऐसे ये ऐसी किरणें आ रही, ढेर सारी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, सूर्य की किरणें। तो अब ये क्या है? सूर्य की किरण हुई कोई भी, तो उसे क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, एक होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी का मतलब जैसे टॉर्च नहीं है, टॉर्च आप जलाएंगे तो कुछ किरणें इधर भागेंगी, कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर, कुछ इधर। तो एक ही बिंदु से चारों तरफ फैलने वाली जो किरणें होती हैं उन्हें अपसारी प्रकाश की पुंज माने होता है पूरा ग्रुप। तो पूरे ऐसे प्रकाश की किरणें ढेर सारी जो एक बिंदु से निकल के चारों तरफ फैलती हुई चली जाती हैं, तो उसे कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, चारों तरफ से आकर के एक बिंदु पे मिलने वाली प्रकाश किरणों को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखो, समांतर प्रकाश पुंज का मतलब जो समांतर चलती है ऐसे सीधे, तो इसे क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। तो आप समझ लीजिए प्रकाश की किरणें 3 तरह से, एक अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज और समांतर प्रकाश किरण पुंज। अब उसके आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको 10th क्लास में इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहीं से सिलेबस से पूछा जाता है, कभी कभी तो सीधा यही दे दिया जाता है। यहाँ से आपका NCERT शुरू हो जाएगी। ठीक है, NCERT शुरू हो जाएगी। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो देखिए, जब प्रकाश किसी चिकनी पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश का सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाना, ठीक है, ये पूरी घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आइए अब इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई सतह है ये, ठीक है, हमने एक कांच लिया जिसके नीचे पॉलिश कर दिया। ठीक है, ये शीशा है समझ लीजिए। तो अब देखिए, जब प्रकाश की किरण कोई आएगी, यहाँ पे टकराएगी, तो टकराने के बाद वो सतह पर जब टकराएगी तो इधर वापस घूम कर के चली जाएगी। हवा से आई थी, हवा में चली गई, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में चली गई। ठीक है, तो जब तो ये सतह कैसी होनी चाहिए? यहाँ पे 2-3 शब्द हैं, इन शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये शब्द याद नहीं रहेगा, देखिए, जैसे चिकनी, एक चिकनी सतह। ठीक है, एक वर्ड याद कर लीजिए, पॉलिशदार, पॉलिशदार। ठीक है, ठीक, और उसके बाद एक याद कर लीजिए, बस, चिकनी, पॉलिशदार, यहाँ पे चमकदार लिख लीजिए, चाहे चमकदार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परिभाषा क्या बनेगा? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिशदार चमकदार सतह पर आपतित होती है तो टकराने के बाद वो उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना का प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। तो आने वाली किरण जैसे हम जान ही चुके थे, क्या कहेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, और जो टकरा करके जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। इसको आपको याद करना पड़ेगा, परावर्तित किरण। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये जो है इसे क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। हम नाम भी दे देते, AO
बी, ठीक है, यहाँ पे एम और एम डैश कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पे ये आकर के टकरा रहा है उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहते हैं। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है, आपको याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ से जो 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब, अभिलंब। एक एक वर्ड अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। अब इसके आगे समझते हैं। तो जब आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तक पृष्ठ हुआ और ये अभिलंब हो गया, ठीक है। यहाँ पे एन लिख देते हैं, एन से ओ तक ये क्या है? अभिलंब है। तो देखो समझिएगा, कुछ चीज़ें समझिएगा। जैसे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा, तो आपतित किरण है तो इसे आपतन कोण कहेंगे, आई से लिखा जाता है, ठीक है, आपतन कोण। और जो इधर परावर्तित किरण है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में परावर्तक कोण बनता है, ठीक है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण बनता है, ठीक है। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण, तो ये समझ लीजिए, ठीक है। तो यानी कि हम समझ चुके हैं क्या? एक बार फिर से समझ लीजिए। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी, पॉलिशदार, चमकदार सतह पर आप पड़ती है, तो पड़ने के बाद टकराकर परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और अब इसमें जो बिंदु दिए गए थे उसके हम समझ लें। जैसे परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ क्या है? जो चिकनी और चमकदार सतह होती है, एम एम डैश, एम एम डैश आपका क्या है? परावर्तक पृष्ठ हो गया। आपतित किरण ए से लगा के ओ तक, जो आने वाली किरण को ए ओ हमारे क्या है? आपतित किरण हो गया। परावर्तित किरण क्या होगा? ओ बी, ओ बी हमारे क्या है? परावर्तित किरण हो गया। उसके बाद आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहाँ पे? ओ हमारा क्या है? आपतन बिंदु है। अभिलंब क्या है? एन एन डैश, 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, 90 डिग्री में रहता है, तो इसे क्या कहें? अभिलंब, एन ओ हमारा, ठीक है। आपतन कोण क्या है? ए ओ एन, है कि नहीं? ए ओ एन लिख लीजिए, चाहे एन ओ ए लिख लीजिए, तो हम लिख लेते हैं ए ओ एन, जो हमारा क्या है? आपतन कोण है, ठीक है। अब परावर्तन कोण क्या होगा? ये इधर लिख लीजिए, चाहे बी ओ एन लिख लीजिए, बी ओ एन हमारा क्या है? परावर्तन कोण है, बी ओ एन। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चमकदार सतह पे सूर्य के प्रकाश का किरण, कोई भी प्रकाश की किरण आकर आना, टकरा करके उसी माध्यम में वापस जाना, प्रकाश का परावर्तन होता है। उसमें जो परावर्तन से संबंधित शब्द हैं, ये इतने सारे शब्द हैं, इनको आप समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा। इसके दो नियम हैं, वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन? प्रथम नियम क्या है? आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। जैसे हमने सीखा था यहाँ पे, ये मान लीजिए चिकनी चमकदार सतह है, आपतन कोण है, ये क्या है? ये आपतित किरण हुई, इधर से आई, ये परावर्तित किरण हुई, बीच में हमने अभिलंब डाल दिया, तो ये आपतन कोण आई, अब परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होता है। आई और आर सदैव बराबर होते हैं, यानी कि क्या हुआ? आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होता है। ये आपका प्रथम हो गया नियम। द्वितीय नियम क्या है? आपतित किरण यानी कि ये वाली ए ओ, परावर्तित किरण यानी ओ बी, तथा आपतन बिंदु ओ पर डाला गया लंब एन ओ, तीनों एक ही पृष्ठ में स्थित होते हैं। बहुत आसान है, इसमें तीन शब्द है, देखो, आपतित किरण, आपतित किरण, उसके बाद ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, और अभिलंब, अभिलंब। अभिलंब को आप याद कैसे करेंगे? आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर है ना, ये आपतन बिंदु पर ही तो है, आपतन बिंदु पर, बस तीनों क्या है? एक ही, ये तीनों एक ही बिंदु पर हैं, बस इसी को लिख देना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है, तीनों एक ही पृष्ठ में स्थित होती है। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही पृष्ठ में स्थित होते हैं। तो ये आपका द्वितीय नियम हो गया। प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं, इनको आपको याद कर लेना है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद जो प्रकाश क्या होता है, दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, ठीक है, और उसके बाद प्रकाश के गुण, ठीक है, प्रकाशिक माध्यम, तो ये चीज़ तो बेसिक है, इनको आपको सिर्फ समझना है। बाकी आपको याद क्या करना है? प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। इससे संबंधित देखिए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पे हम कुछ प्रश्नों को शामिल करते हैं। जब 2018 में पूछा गया था ये,
ऐसे ऐसे बना के दे दिया गया था बहुविकल्पी क्वेश्चन में, समझिएगा। ठीक, ये ऐसे, तो यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 35 डिग्री दिया गया था, ए ओ बी और यहाँ एन, ये 35 डिग्री दे दिया, ये यहाँ पे पूछा गया था ये एंगल कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, देखिए एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, भाई जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है, ये क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये 35 है तो आपका ये भी 35 हो जाएगा। ठीक, तो भाई अब दूसरी बात हम क्या जाने हैं, तो भाई जो आपतित किरण परावर्तित किरण ये 90 डिग्री बनाता है, यहाँ पे जब 90 डिग्री बनाएगा तो अगर ये 35 हो गया तो ये कितना हो जाएगा बताइए, आप ही दिमाग लगाइए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये जो एंगल है यहाँ पे बी ओ, आप हल कर सकते हैं, ए ओ एन इक्वल टू बी ओ एन, एंगल बी ओ एन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी ओ एन आपका कितना हो जाएगा, एंगल बी ओ एन इक्वल टू हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, प्रथम नियम से परावर्तन के। उसके बाद एन ओ, यहाँ पे एम एम डैश ले लीजिए, एन ओ एम एन ओ एन डैश ये वाला एंगल प्लस बी ओ एन प्लस बी ओ एन, एन ओ बी होगा, सॉरी यहाँ पे एन ओ बी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। अब ये वाला एंगल आपको दिया गया 35 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ एन इक्वल टू 90। तो जब ये इधर चला जाएगा तो एंगल बी ओ एन इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 35। अब ये हो जाएगा एंगल बी ओ एन इक्वल टू हो जाएगा आपका 55 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न और ले लेते हैं, अगर कोई ऐसे पूछ लेता है, ये ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर कोई ये प्रश्न ऐसे पूछता है तो लगभग लगभग वही है, जैसे यहाँ पे कोई दे दिया आपको 60 डिग्री। ठीक है, आपको ये एंगल पूछ लेगा तो आप कैसे बताएंगे, तो आपको सीधी सी बात है, पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री, अगर ये 60 है तो इधर 30 डिग्री बचेगा, क्योंकि 60 30 90 होगा। अगर ये 30 है तो फिर ये भी 30 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। तो अगर ये दोनों बराबर होता है तो ये भी हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बने। तो इस तरह से इधर भी एंगल दे सकता है, इधर दे सकता है, इधर इधर कोई सा भी जे दे करके आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से कम नहीं तो 1 से 2 नंबर आपको क्लियर हो सकता है। यहाँ से प्रश्न जरूर एक बहुविकल्पी में पूछा जाएगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के ये दोनों नियम और प्रकाश का परावर्तन याद कर लीजिएगा। इसके बाद फिर अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं बहुत समझ में आया होगा आपको, और बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, और इसकी संपूर्ण PDF आपको मौजूद है, मिल जाएगी प्लेलिस्ट पे। ठीक है, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यदि आपको उपयोगी लगी हो तो। धन्यवाद।